दोस्तों, यह इस कहानी का लास्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ। आप लोग लिंक पर क्लिक करके कहानी को शुरू से पढ़ सकते हैं। चलिए कहानी का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। अंजलि ने किसी तरह से अपने थरथराते हाथ राधिका के सामने झुली। कुछ कहने के लिए उसके हंठिली पर कोई आवाज बाहर नहीं निकली, बस थूक का एक बुलबुला बनकर फूट गया। हिलते होठों से लगा जैसे कह रही हो माफ कर दो मुझे। तभी राधिका ने बहुत डरावनी आवाज में कहा, माफ कर दो तुम्हें जिसने मेरी पीठ में विश्वासघात का छोरा घोंप दिया, उसे माफ कर दूं। मेरी मासूम सी बच्ची पर हाथ उठते जिसे शर्म नहीं आई, सॉरी हाथ उठाते जिसे शर्म नहीं आई, उसे माफ कर दूं। गुस्से के कारण उसकी आवाज और भयानक होती जा रही थी और जितना वो बोल रही थी उतनी ही तेजी से अपनी जगह पर आगे पीछे हिल रही थी। मेरी फूल सी नाजुक सी पड़ी बेचारी भूख से तड़प रही है। मेरे जिगर का टुकड़ा जिसे आज तक मैं अपनी गोद में अपनी बाहों में सुलाती थी, आज भूखी प्यासी जमीन पे सो रही है और मैं बेबस लाचार उसे अपने सीने से भी नहीं लगा सकती। बोलते बोलते राधिका सिसकने लगी, और यह सब हुआ है तुम दोनों की वजह से। एक माँ को उसकी दुधई बच्ची से अलग कह दिया, आज तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अचानक से राधिका गुस्से से चिल्लाती हुई बोली और उसने अंजलि को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। अंजलि अपने बालों को पकड़ी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, बस उसके पीछे घसीटती चली गई। राधिका ने इसे परी के पास ले जाकर पटक दिया। देख मेरी मासूम सी परी का क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने, गुस्से से राधिका कर रिचती हुई बोली, और फिर यह जोर का थप्पड़ अंजलि के गालों पर पड़ा जिसके कारण लगभग उल्टी हुई सामने दीवार से जा टकराए। उसके सर और नाक से खून की धार फूट निकली। अब तक देवेंद्र भी समझ चुका था, संभल चुका था और समझ भी चुका था कि उन लोगों का जिंदा बचना मुश्किल है। वो तेजी से अपने कमरे से निकलकर भागते हुए मेन डोर की तरफ लपका, पर उसके दरवाजे पहुंचने से पहले राधिका वहां खड़ी थी। उसे देख देवेंद्र उल्टे पांव भागता, उससे पहले ही राधिका ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया था। उसके पांव हवा में लटक रहे थे और वह खुद को छुड़ाने के लिए मछली की तरह छटपटा रहा था। अचानक से राधिका ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा और वो अपना घूमता हुआ सिर थामकर वह बैठ गया। तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी बच्ची को मारेगा, मेरी बच्ची को। इससे पहले देवेंद्र संभल पाता, टेबल पर रखा गुलदस्ता उड़कर उसके सर पर जा लगा। चोट इतनी तेज की थी कि उसका सर फट गया और उसके मुंह से दर्द भरी आंख निकल गई। माफ कर दो मुझे राधिका, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो तुम्हें मैंने नहीं, इसे अंजलि ने मारा था। हाँ, इसी ने तुम्हें मारा था, मैंने नहीं। अंजलि की तरफ इशारा कहते हुए किसी तरह हकलाते हुए देवेंद्र अपने प्राणों को बचाने की कोशिश कर रहा था। नीच इंसान खुद को बचाने के लिए अपने गुनाह भी उस पर थोप रहा है। हाँ, एक तेज कहा पूरे घर में गूंज उठा। उसने तो बस चोट पहुंचाई थी, पर तुम मुझे बचाने की जिंदा ही बैग में भर कर मुझे मार डाला। एक बार भी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ। तुम चाहते तो आज मैं जिंदा होती, अपनी परी के पास होती। आज तुम्हें अपने दर्द का एहसास कराती हूँ। राधिका ने टेबल पर रखे चाकू की तरफ देखा और उल्टा हुआ देवेंद्र के हाथों में धंस गया। दर्द से देवेंद्र की चीख निकल गई। वह अपने हाथ को संभाल ही रहा था कि वह चाकू उसके शरीर पर बारी बारी से काटता जाता और हर घाव पर वो बस चीखता चला जाता। राधिका अपनी परी के पास बैठ उसे सहला रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी उसका भया हुआ रूप एक ममता में माँ में बदल चुका था। वो बार बार झुककर परी को चूम ले रही थी, राधिका को भावुक दी। एक बार फिर देवेंद्र ने वहां से निकलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य रस्सी उसके पैरों में लिपट गई हो और उसे वापस घसीटते हुए राधिका के सामने ले आई। राधिका वापस अपने खौफनाक रूप में आ गई थी। उसने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने सीधा खड़ा किया और अपनी हथेली उसके चेहरे पर रख उसके सर को दीवार से टकरा दिया। 1 2 3 4 6 और तब तक टकराती रही जब तक उसका सर किसी तरबूजे की तरह फटकर बिखर नहीं गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर भोर का उजाला फैल रहा था। घंटी लगातार बजती जा रही थी और खोलने वाला कोई नहीं था। खोलने वाला था ही नहीं तो खोलता कौन? तभी धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। अजीत और राधिका की मां पुलिस वालों के साथ घर के अंदर दाखिल हुई और वहां का नठारा देख सबकी आंखें खौफ से फैल गई। परी की नानी की नज़र जब परी पर पड़ी तो वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। वो प्यार से परी भी बेहोश हो चली थी। उन्होंने परी को कलेजे से लगा लिया। उनकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। पुलिस वाले सभी चीजों का मुआयना कर रहे थे।
तभी एक गार्ड ने अंजलि को चेक करके कहा, सर इसकी सांसें अभी चल रही हैं। कुछ सालों बाद देखिए सर, हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की पर आपकी बहन का कुछ पता नहीं चला। न ही यह पता चला कि इन सब का ऐसा हाल कैसे हुआ। वो लड़की जिस हादसे में बच गई वो मेंटल असलम में है और अपनी आवाज खो चुकी है। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं। किसी को भी समझ नहीं आया कि इतनी बेरहमी से किसने इन्हें मारा और यह बच्ची कैसे बच गई। ना ही आपकी बहन राधिका के बारे में कोई सुराग मिला। इसीलिए सर अब इस फाइल को हम लोग बंद कर रहे हैं। हाँ, अगर कभी वो लड़की ठीक हुई और उसने कुछ बताया तो हम दोबारा इस फाइल को ओपन करेंगे। क्या हुआ अजीत, कुछ पता चला क्या? राधिका की माँ ने पूछा। नहीं माँ, कुछ पता नहीं चला। अब तुम लोगों ने फाइल भी क्लोज कर दी। पता नहीं उस कमीने ने दीदी के साथ क्या किया। अजीत अपने जूते उतारते हुए बोला। राधिका की माँ ने अपने आंचल से छह लगाए आंसुओं को पूछते हुए अजीत के लिए पानी लाने किचन में चली गई। तभी अजीत ने देखा परी लॉन में किसी से हंसकर अपनी तोतली जुबान में बातें कर रही है। अजीत जब वहां पहुंचा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने परी को गोद में उठाते हुए पूछा, किससे बात कर रहा था मेरा बच्चा? परी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी तोतली जुबान में कहा, मम्मा। अजीत तेजी से इधर उधर देख नहीं रहा। उसे लगा कि राधिका आ गई पर कोई नहीं था। तभी एक हवा का झोंका अजीत के बालों को सहला गया और अजीत इस स्पर्श से अजीब से एहसास से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे तो उसने परी को अपने सीने से लगाया और घर की तरफ बढ़ गया। परी उसकी कंधे सी लगी मुस्कुराती हुई हाथ हवा में लहरा रही थी जैसे किसी को बाय कर रही हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। चलिए मिलती हूँ नई कहानी के साथ। आप लोग प्लीज़ चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी हमारे इस नए चैनल पे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।